दोस्तों, आज के इस लेक्चर सीरीज में हम सब जानेंगे कि अंतिम अवसर का सिद्धांत क्या है, यह किस प्रकार से काम करता है और कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अंतिम अवसर के सिद्धांत के लिए लायबल माने जाएंगे। ठीक है, और किस प्रकार से इसको एग्जाम में आपको लिखना है। अंतिम अवसर का सिद्धांत यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अंतिम अवसर का सिद्धांत। सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको समझते हैं अंतिम अवसर के सिद्धांत को बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अंतिम अवसर का सिद्धांत क्या कहता है या किस प्रकार से इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या चीज़ें हैं। इस नियम के अनुसार जब दो व्यक्ति लापरवाह हों, यहाँ पे देखिए दो व्यक्ति लापरवाह होते हैं, एक व्यक्ति नहीं, दोनों व्यक्ति लापरवाह होते हैं, तब वह व्यक्ति हानि के लिए उत्तरदायी माना जाएगा जिसे सामान्य सावधानी बरतकर दुर्घटना को बचाने का अंतिम अवसर प्राप्त था। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, जिसे सामान्य सावधानी बरतकर दुर्घटना को बचाने का अंतिम अवसर प्राप्त था। ठीक है, यहाँ पर दो व्यक्ति लापरवाह हैं और दोनों में से ये बोल रहा है, दोनों में से कोई भी व्यक्ति, या तो पहला वाला बंदा हो सकता है या फिर दूसरा वाला, जिसे भी सामान्य सावधानी बरतकर दुर्घटना को बचाने का अंतिम अवसर प्राप्त था, वो अगर सावधानी नहीं बरतता है, ठीक है, वो व्यक्ति अगर सावधानी नहीं बरतता है तो क्या होगा, उसको अंतिम अवसर के इस सिद्धांत के अंतर्गत लायबल माना जाएगा, या फिर आप बोल दीजिए उसको दोषी माना जाएगा। ठीक है, तो अंतिम अवसर का सिद्धांत यही कहता है, बहुत ही ईजी है। दो व्यक्ति लापरवाह हो तब वह व्यक्ति हानि के लिए उत्तरदायी माना जाता है जिसे सामान्य सावधानी बरतकर दुर्घटना को बचाने का अंतिम अवसर प्राप्त था। तो जिसको भी अंतिम अवसर प्राप्त है उसको बोला जाता है कि भाई आप उस सावधानी सही से बरत कर जो भी दुर्घटना है उसको आप टालने का प्रयास करिए। कहने का अर्थ यही है कि एक व्यक्ति अगर लापरवाही करता है तो दूसरा व्यक्ति लापरवाही ना करे। ठीक है, यही बात इसमें कहा गया है। और ये जो अंतिम अवसर का सिद्धांत था इस केस के अंतर्गत ही आया था। इस केस का नाम है डेविल बनाम मन। यहाँ पर मन भी हो सकता है, मान भी हो सकता है, ऐसा कुछ करके है। आप थोड़ा सा अपने नोटबुक में, अपना बुक है जो भी, उसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ये केस क्या था मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी जिसको भी ये नोट्स चाहिए हुआ वो हमको व्हाट्सअप पे मैसेज करे। मैंने अपना व्हाट्सअप का नंबर वो भेज दिया, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से हमको मैसेज कर लीजिए। और टाट की सभी जो भी नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, यही भर नहीं, और भी जो भी लेक्चर सीरीज आपने पिछला देखा होगा या फिर नहीं देखा है तो लेक्चर सीरीज के साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथ में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट का भी चाहिए तो आप वो भी हमसे बोल सकते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट के भी नोट्स दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं इस केस में क्या हुआ था। इस केस में देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बहुत ही ईजी आप समझ सकें। डेविस बनाम मान के वाद में वादी ने अपने गधे को दोनों पांव बांधकर उसे सार्वजनिक मार्ग पर छोड़ दिया था। प्रतिवादी की घोड़ावादी तेजी से जा रही थी जिससे गधा कुचला गया। वादी प्रतिवादी के विरुद्ध उपेक्षा का वाद लाया। तो कोई सार्वजनिक मार्ग था और एक व्यक्ति जो भी अपना गधा था वो चरने के लिए छोड़ा हुआ था, तो उसका दोनों उसने पैर बांधा हुआ था और वो गधा धीरे धीरे चरते खेलते कूदते, वो सार्वजनिक मार्ग था, रोड था, उस पर आ गया और एक घोड़ा गाड़ी वाला तेज़ी से आ रहा था, उससे उसकी एक्सीडेंट हो गया और गधा उसकी डेथ हो गई। उसके बाद में जिसका भी गधा था, ठीक है, उसने केस किया घोड़ा गाड़ी वाले पर। तो यहाँ पर निर्णय क्या निकल के आया वो थोड़ा सा देखिएगा। इस निर्णय में हुआ कि वह सड़क पर इस गति से जाए कि दुर्घटना का बचाव हो सके। प्रतिवादी को उपेक्षा के लिए दायी माना गया, यानी कि जो भी वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला था उसको जिम्मेदार माना गया। ठीक है, कहने का अर्थ ये है। अब जिम्मेदार क्यों माना गया थोड़ा सा भी समझिएगा, मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक वो बंदा जो भी जिसका घोड़ा था, सॉरी गधा था, ये घोड़ा नहीं था, गधा था, जिसका गधा था उसने क्या किया था, अपने गधे का पैर बांध करके छोड़ा था। ठीक है, चरने के लिए छोड़ा था। ठीक है, उसने छोड़ दिया अपना चरने के लिए। तो यहाँ पर चरने के लिए उसने छोड़ा तो उसकी लाइबिलिटी है, उसका ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने गधे को देखे कि कहाँ जा रहा है, कहाँ पर नहीं जा रहा है उसका गधा। ठीक है, बट उसने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण वो कहाँ पर पहुँच गया, सार्वजनिक मार्ग पर पहुँच गया। ठीक है, बट अब देखिए यहाँ पर उसकी गलती तो ये है, जो फर्स्ट वाला बंदा था उसकी गलती ये है। अभी सेकंड वाला जो भी बंदा है उसकी गलती क्या है, उसकी गलती ये है कि वो अगर सड़क पे कोई चल रहा है या आप भी चलते हैं तो आपको भी ये ध्यान रखना होता है कि भाई अगर अचानक से अगर कोई भी व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर कोई बच्चा सामने आ जाए तो हम उसको अपनी जो भी गाड़ी है, जो भी
घोड़ा गाड़ी है उसको हम ब्रेक मार के रोक सकें ताकि वो सही से सही सलामत बच जाए, ठीक है ना। ये आप हमेशा ध्यान रखते हैं, या फिर आप जब आप बाइक चलाते हैं तब भी आप ध्यान रखते हैं। मान लीजिए अगर आप बाइक लेके जा रहे हैं, अचानक से कोई बच्चा ही आ गया, तो आप क्या करते हैं, गाड़ी में ब्रेक मारते हैं और अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, ठीक है। तो यही बातें कही गई कि अगर आप देखिए, अगर आप घोड़ा गाड़ी लेके जा रहे थे, ठीक है, आप लेके जा रहे थे, लेकिन अगर मान लीजिए अचानक से वो गधा आ गया तो आपको भी उसको रोक देना चाहिए था। अपनी जो भी घोड़ा गाड़ी है उसको आपको रोक देना चाहिए था, बट आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपकी जो भी घोड़ा गाड़ी थी वो काफ़ी स्पीड में थी। तो यहाँ पर गलती उसकी, उस पर्सन की भी है कि वो काफ़ी स्पीड से अपना घोड़ा गाड़ी लेके जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों व्यक्ति की मतलब गलती है, यही बात इसमें कही गई है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम अवसर किसको प्राप्त था, अंतिम अवसर प्राप्त था उस पर्सन को जो भी घोड़ा गाड़ी वाला था। अगर वो चाहता तो अपनी, अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलता, जो भी एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है उस स्पीड से चलता, तो वो चाहता तो अपनी घोड़ा गाड़ी को रोक करके गधे को हटा सकता था, ठीक है। जो भी खतरा आने वाला था उसको वो टाल सकता था। तो यहाँ पर मैंने भी यहाँ पर यही लिखा, दुष्परिणाम को टाला जा सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसको अंतिम अवसर प्राप्त था और उसने ऐसा नहीं किया, इसके लिए उसको दोषी ठहराया गया। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये जो पैसा है, जो भी क्षतिपूर्ति है, उसको भी 2 बराबर भागों में बांटा जाता है। आगे आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था नेग्लिजेंस वाले वीडियो में, उपेक्षा वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अंशदायी उपेक्षा काम करता है। अंशदायी उपेक्षा यहाँ पर होता है जैसे कि 2 व्यक्ति की गलती है तो जो भी पैसा होता है उसको भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। अब मान लीजिए कि जो भी पैसा है वो किस प्रकार से बांटा जाता है उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अब जैसे कि पहला वाला जो भी बंदा है, जो भी गधा वाला था, उसको मान लीजिए अभी 50,000 की क्षति हुई है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, और उसका गधा अभी डेथ हो गया है, अभी 50,000 उसको क्षति हुई है। तो क्या होगा कि अभी उसका जो भी पैसा है 25,000 करके 2 भागों में बांट दिया जाएगा। अभी 25,000 तो वो खुद से वहन करेगा, जो भी जिसका गधा था वो खुद से उस रकम को भरपाई करेगा, या फिर आप बोल दीजिए उसको खुद से वो उठाएगा जो भी उसका क्षतिपूर्ति है, ठीक है, 25,000। लेकिन वो 25,000 और जो सेकंड वाला है, ठीक है, 25,000 करके 2 पार्ट में बांट दिया गया था, तो 25,000 तो वो बंदा खुद से उठाएगा, बाकी 25,000 कोर्ट जो भी दूसरे व्यक्ति की गलती है, जो भी घोड़ा गाड़ी वाला है, उससे उसको दिलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी क्षतिपूर्ति है उसे 2 भागों में बांट दिया गया था, मतलब बांट दिया जाता है, या फिर इसमें भी ऐसा ही हुआ था, बांट दिया गया था। और ये जो अंशदायी उपेक्षा है, आप बोल दीजिए, ये 1945 में संशोधन करके आया था। 1945 ईस्वी में विधि सुधार अधिनियम, लॉ रिफॉर्म कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट पारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप यदि व्यक्ति ने असावधानी की है और दूसरे ने भी, ठीक है, उसके प्रति असावधानी की है, तो योगदायी असावधानी बरती है तो असावधानी की जिम्मेदारी दोनों व्यक्तियों के बीच विभाजित कर दी जाती है। तो वही मतलब पैसे को भी विभाजित कर दिया जाता है। यहाँ पर भी एक केस लॉ है, देखिए किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, उसके लिए भी मैंने एक केस लॉ यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने, ठीक है, कर्नाटक ये उच्च न्यायालय का केस है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सुभाकर मैसूर स्टेट ट्रांसपोर्ट करके कुछ एक केस था, जिसमें उसने क्या किया था, ये देखिए आप केस यहाँ पे है। कारपोरेशन के मामले में क्षतिपूर्ति की रकम को उस अनुपात में कम कर दिया जिस अनुपात में दावेदार की स्वयं की असावधानी थी। इस मामले में क्या हुआ था कि एक साइकिल सवार, ठीक है, एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति था, अचानक से दाहिनी ओर मुड़ गया था और प्रतिवादी की बस से जाकर के टक्कर, ठीक है, टक्कर उसकी हो गई थी और पाँव में गंभीर उसको चोट लग गया था। न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि दोनों पक्षकारों ने समान रूप से अपनी असावधानी द्वारा घटना होने से योगदारी उपेक्षा, ठीक है, ऐसा किया है, अतः मुआवजे की रकम 50% कर दी गई, यानी कि 50-50 करके बांट दिया गया, ठीक है। तो यही बात है, ये जो आप चाहें तो ये अंशदायी उपेक्षा करके जो भी है मैंने बात बताया, आप सबसे पहले लिखिएगा कि मतलब कि अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, सबसे पहले आप लिखिएगा कि अंतिम अवसर का सिद्धांत क्या होता है, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद में ये जो केस है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी केस के अंतर्गत अंतिम अवसर का जो भी सिद्धांत है वो आया था, ये आप डाल दीजिएगा जो भी केस है। उसके बाद में आप चाहे तो लिख सकते हैं कि इसमें 1945 में जो भी विधि सुधार अधिनियम है, लॉ रिफॉर्म एक्ट, इसके अंतर्गत आया था कि अगर 2 व्यक्ति की गलती है तो पैसे को भी 2 भागों में बांट दिया जाता है। अब जैसे कि कर्नाटक न्यायालय ने एक फैसला सुनाया था कि इसमें सुभकर मैसूर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट में, इसमें सुनाया था कि यहाँ पे जो भी
मतलब कि जो भी पैसे है उसको क्या हुआ था, बांट दिया गया था। बाकी मैंने आपको केस बताया कि वो बस लेके के जा रहा था एक व्यक्ति और दूसरे साइकिल वाला था, वो अचानक से अपनी साइकिल की हैंडल को दाहिनी ओर घुमा देता है, उसके बाद में टक्कर हो जाती है दोनों की। अब यहाँ पर भी अंतिम अवसर सिद्धांत काम कर रहा है। अगर वो चाहता तो बस वाला वो चाहता तो ब्रेक मार करके उसको बचा सकता था, उसको 5 जो भी पाँव है, उसका जो भी पैर है उसमें वो चोट नहीं लगती अगर वो ब्रेक मार देता। अब मान लीजिए वो बंदा अचानक से साइकिल घूम गया, ठीक है, लेकिन अगर मैंने बताया था ना कि अगर कोई अचानक से लड़का भी आ जाए, कोई व्यक्ति भी आ जाए, तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ब्रेक मारना, ब्रेक मार के उसको बचाना फिर आपका कर्तव्य हो जाता है। आप उसको बचा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ओवर स्पीड रहेंगे तो आप नहीं बचा सकते, तो यहाँ पर आपकी गलती मानी जाएगी। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से क्या चीज़ें करनी है और किस प्रकार से अंतिम अवसर का सिद्धांत काम करता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की लेक्चर सीरीज़ के साथ। बाकी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। बाकी टॉट की और जो भी कंटेंट की नोट्स अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ मैसेज करें और आपको नोट्स जो भी है वो सेंड आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। बाय बाय गाइस। Fearless.